हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेंट्रल लाइन प्रॉपर्टी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक लेकर आया हूँ। आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत सारे लोग पूछते भी है जब साइट विजिट करने के लिए आते हैं या मुझे कॉल करते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहेगा पेमेंट के लिए, यानी कि मोड्स ऑफ पेमेंट क्या है अगर आप एक प्रॉपर्टी ले रहे हो। और बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, जो लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अभी तक इधर प्रॉपर्टी नहीं लिए, इन्वेस्ट नहीं किए, लोन के बारे में नहीं पता, बैंक लोन क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कितना साल के लिए कितना ईएमआई आएगा, कितना इंटरेस्ट आएगा, इसके अलावा और क्या क्या मोड्स ऑफ पेमेंट हो सकता है अगर आप लोग लोन नहीं करना चाहते हो या तो आपका ऊपर लोन नहीं बैठ रहा है, बैंक आपको लोन नहीं दे रही है, आपका बिजनेस प्रूफ नहीं है, इनकम प्रूफ नहीं है, लेकिन आपके पास पैसा है, तो आप कैसा प्रॉपर्टी बाई कर सकते हो, धीरे धीरे पेमेंट कर सकते हो। इस रिगार्डिंग बात करने के लिए मैं एक व्हाइट बोर्ड लेकर आया हूं आपके लिए। इसमें मैं आप लोगों को लिख लिख के समझाने वाला हूं मोड्स ऑफ पेमेंट के बारे में, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, इसके अलावा और क्या क्या मोड्स हो सकता है पेमेंट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं मोड्स ऑफ पेमेंट। मोड्स ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो मोड्स ऑफ पेमेंट क्या क्या हो सकता है सबसे पहले वो देखते हैं हम। एक, अगर आप प्रॉपर्टी बायर हो, इन्वेस्टर हो, या तो नॉर्मल आपको एक प्रॉपर्टी चाहिए। नंबर वन, 90% जो लोग जाते हैं प्रॉपर्टी बाई करने के लिए, जो मोड से अप्लाई करते हैं, वो होम लोन मतलब बैंक लोन करते हैं, ठीक है। 90% लोग बैंक लोन की तरफ जाते हैं प्रॉपर्टी बाई करने के लिए। नंबर टू हो गया ZIP, मतलब जीरो इंटरेस्ट प्लान। ये क्या है मैं आप लोगों को समझाऊंगा। नंबर थ्री, वन शॉट पेमेंट। तो ये नॉर्मली ये तीन मोड्स ऑफ पेमेंट है। होम लोन जो कि बैंक लोन है, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, आप एम्प्लॉई हो, आप जॉब करते हो, या आपका बिजनेस प्रूफ है, आप बिजनेस करते हो, आप टैक्सेस वगैरह भर रहे हो, आपके पास आईटी रिटर्न फाइल वगैरह है, तो आप होम लोन भी लेकर फ्लैट ले सकते हो। अंडर कंस्ट्रक्शन में भी ले सकते हो, या तो रेडी टू मूव पोजीशन में ले सकते हो। नंबर टू जो हो गया वो ZIP, यानी कि जीरो इंटरेस्ट प्लान। इसमें बैंक लोन लेने की आपको जरूरत नहीं है। जो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन में है, 3 साल 4 साल या तो 5 साल में रेडी होगा, या तो 2 साल में रेडी होगा, या तो 1 साल में भी रेडी होगा, ठीक है। तो ऐसा प्रोजेक्ट अगर आप देख रहे हो और आपको रहने के लिए घर नहीं चाहिए अभी फिलहाल, एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या तो 2-3 साल में आप रेडी जब हो जाएगा तब आप आओगे रहने के लिए, तो ये वाला आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट भी नहीं जाएगा और बैंक लोन करने का भी जरूरत नहीं है। आप जीरो इंटरेस्ट से बिल्डर को पेमेंट कर सकते हो। इसका क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, इस वीडियो में ही बताऊंगा कि आपको इनिशियली पेमेंट कितना देना पड़ेगा और लास्ट में कितना देना पड़ेगा, बीच बीच में क्या दे सकते हो आप। तो ये ZIP प्लान हो गया, ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के लिए सूटेबल है, अदरवाइज रेडी प्रोजेक्ट में लिए आपको नहीं मिलेगा। ये जो है ये रेडी एंड अंडर कंस्ट्रक्शन दोनों के लिए है। थर्ड जो है ये वन शॉट पेमेंट, ये भी रेडी एंड अंडर कंस्ट्रक्शन दोनों के लिए है। रेडी में अगर वन शॉट पेमेंट करके आप ले रहे हो, आपको व्हाइट मनी देके, मतलब चेक में भी दे सकते हो या RTGS भी कर सकते हो। मानो कि अगर आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में फ्लैट देखे आपने और उसका फ्लैट का कॉस्ट 20 लाख रुपीस है और अंडर कंस्ट्रक्शन में है, 2-3 साल में बनेगा, और आप वन शॉट पेमेंट देते हो, आपके पास पेमेंट रेडी है, तो बिल्डर आपको नेगोशिएशन भी अच्छा देंगे। और आपका अच्छा कितना सेफ है कितना नहीं है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसमें ज्यादा तो लोग ट्रस्ट नहीं करते अंडर कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि बिल्डिंग अभी तक बना ही नहीं है, अभी तो बिल्डिंग का प्लिंथ हो रहा है या फर्स्ट स्लैब सेकंड स्लैब हुआ है, तो अभी मैं पूरा पेमेंट दे दूंगा, बाद में अगर बिल्डिंग ना बने। तो ये भी एक क्वेरी है, इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन वन शॉट पेमेंट एक मोड्स है पेमेंट के लिए, वो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। वन शॉट पेमेंट करके आप ले सकते हो, रेडी में भी ले सकते हो और अंडर कंस्ट्रक्शन में भी ले सकते हो। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ एक एक करके। तो नंबर वन जो है अपना बैंक लोन, और नंबर टू ZIP जीरो इंटरेस्ट प्लान, मतलब बिल्डर EMI, बिल्डर EMI आप कह सकते हो इसको, ठीक है। तो ये दो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तीसरा जो है ये तो वन शॉट पेमेंट है, ये सबको पता है, अंदर को भी पता है, एक साथ पेमेंट करना है और फ्लैट रजिस्ट्रेशन करके लेना है, ठीक है। तो बैंक लोन पे आपको मिनिमम जो इंटरेस्ट है, पहले सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा। आप अगर जॉब कर रहे हो तो आपको सैलरी स्लिप देना पड़ेगा, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट,
कम से कम 6 महीना या तो 1 साल का बैंक स्टेटमेंट देना पड़ता है। ये सैलरी स्लिप हो गया, ये भी आपको 3 महीने से 6 महीने का सैलरी स्लिप देना पड़ेगा। सैलरी स्लिप मतलब जो पे स्लिप आपको मिलता है, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और उसका जो मंथली जो पेमेंट आपको मिल रहा है उसका एक रिसिप्ट मिलता है, तो उसके लिए है नंबर 1। अगर आप जॉब कर रहे हो तो सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट हो गया। तीसरा जो है फॉर्म 16। फॉर्म 16 सबको नहीं मिलती, जो अच्छे अच्छे कंपनी में जॉब करते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी या कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में जॉब करते हैं, या बहुत फेमस कंपनी, मतलब एक अच्छा कंपनी में जॉब करते हैं, उनको फॉर्म 16 मिलती है। लेकिन 100% जरूरी नहीं है फॉर्म 16 आपको होना ही चाहिए। आपका सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट हो गया, और एक और चीज आपका सिविल जो है, सिविल स्कोर। आपका सिविल स्कोर अच्छा होनी चाहिए। 800 900 रहेगा तो बहुत ज्यादा अच्छा है। मिनिमम 750 760 अगर रहेगा तो भी चल जाता है। अगर मैं बात करूं बिजनेसमैन के लिए, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का जरूरत है। नंबर 1 आपका बिजनेस प्रूफ। बिजनेस प्रूफ क्या होता है? आपका अगर एक शॉप है या आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, आपका ऑफिस है, कुछ भी है XYZ, तो उसका एक प्रूफ होना चाहिए। रेंटल एग्रीमेंट वगैरह, ये आपका खुद का शॉप है, ये भी दिखा सकते हो। और आपका इसका प्रूफ के लिए एक और है, जो ITR जो हम टैक्स भरते हैं, IT रिटर्न फाइल जिसको हम बोलते हैं ना, IT रिटर्न फाइल, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस वालों के लिए। जॉब वालों के लिए ITR इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर नहीं भी होगा चलेगा, होगा तो और अच्छा है। लेकिन आपका बिजनेस प्रोफाइल है, आप जॉब नहीं कर रहे हो, तो आपका बिजनेस प्रूफ होना चाहिए, ITR होना चाहिए। मिनिमम 3 इयर्स का बैंक का रिक्वायरमेंट रहता है। अगर 3 इयर्स नहीं है तो भी 1 इयर्स के अगर कम से कम होता है तो भी चल जाता है। ठीक है। नंबर 3 बैंक स्टेटमेंट। एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है दोनों केसेस के लिए, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो या तो जॉब कर रहे हो। अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो रेंटल एग्रीमेंट वगैरह दिखाना जरूरी है। बैंक आपका घर पे जाएगा, जाके चेक करेगा आप कैसा रह रहे हो, किस टाइप का घर पे रह रहे हो, खुद का घर पे या रेंट का घर पे। ये सब जरूरी है, क्योंकि बैंक भी सिक्योर होना चाहता है। आप लोन लेकर किधर चले जाओ, या तो आप कैपेबल ना हो बैंक का लोन जो है वो चुकाने के लिए, आप जो आपका EMI आएगा मंथली, वो आप अगर भर नहीं पाओगे, तो उसके लिए ये सारे चीज बैंक पहले देखती है, और उसका बाद आपको लोन मिलता है। अभी हम बात करते हैं इंटरेस्ट क्या रहेगा, क्या इंटरेस्ट अभी चल रहा है एट प्रेजेंट। देखिए, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं हमें, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछते हैं तो हम नॉर्मली बताते हैं अभी जो चल रहा है, लेकिन वो ताज्जुब हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, अभी इतना ज्यादा कैसा हो गया। तो ये हम नहीं बढ़ाते भाई, हम रियल एस्टेट वाले बिल्डर या तो डेवलपर या सेल्स पर्सन, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें कुछ लेना देना नहीं है। आप अगर किधर से सैंक्शन लेटर लेके भी आएंगे तो भी चलेगा, अगर नहीं लेके आएंगे तो हम भी निकल के दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो अच्छा अच्छा प्रोफाइल के लिए 8.5 से स्टार्टिंग है, या तो 8.6 भी हो सकता है। हर दिन चेंज हो रहा है ये, एक हफ्ता 2 हफ्ता बीच बीच में चेंज हो रहा है। ये हम चेंज नहीं कर रहे, ये RBI खुद चेंज कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट चेंज कर रही है। तो ये देख सकते हो, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5 से स्टार्टिंग है, लेकिन सबको मिलता है नहीं मिलता है वो आपका प्रोफाइल का ऊपर डिपेंड करेगा। आपका प्रोफाइल जितना अच्छा रहेगा, जितना क्लीन रहेगा, जितना सिविल स्कोर अच्छा रहेगा, तो आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अदरवाइज ये 9 भी हो सकता है, 9.5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, कोई हिसाब नहीं है। जितना प्रोफाइल आपका बुरा रहेगा, जितना गंदा प्रोफाइल रहेगा, उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा। तो आप बात कर लेते हैं कितना टाइम लगेगा, क्या प्रोसीज्यूर है। तो सबसे पहले आपने एक प्रॉपर्टी देख ली है, आपको पसंद आया है, आपने टोकन अमाउंट दे दिए, या तो 51,000 हो सकता है, 11,000 हो सकता है, 31,000 हो सकता है। अलग अलग बिल्डर का अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। मानो आपने 51,000 एक अमाउंट पे करके आपने प्रॉपर्टी बुक कर लिए हो, ठीक है। उसका बाद नेक्स्ट प्रोसेस है आपका डॉक्यूमेंटेशन सब सबमिट करेंगे। डॉक्यूमेंट अगर आपने नहीं निकाले अभी तक सैंक्शन, तो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, जो मैं पहले आप लोगों को बताया। उसका बाद हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी लोन अप्लाई करके सैंक्शन करने के लिए। उसमें जो भी खर्चा है वो बिल्डर नहीं पे करेगा, आपको पे करना पड़ेगा। अभी खर्चा कितना है वो भी बता देता हूँ। नॉर्मली अगर आप एक 20 लाख का अगर आप लोन ले रहे हो, तो उसका 1.5 या तो 2% तक आपको खर्चा आता है बैंक में।
जो आपका लॉगिन फीस हो गया, प्रोसेसिंग फीस हो गया, ये सारा चीज। यानी कि आप बैंक का लोन सैंक्शन करने के लिए आपका खर्चा जो है वो 20,000 से 40,000 हो सकता है। अगर आप 20 लाख का लोन ले रहे हो, कम होगा तो कम कर सकते हैं, ज्यादा करेंगे तो ज्यादा होगा। तो ये आपको भी समझ है इस चीज का। तो डॉक्यूमेंट्स आपने दे दिया, बैंक आपका डॉक्यूमेंट चेक करके आपका लॉगिन कर दिया। मिनिमम जो टाइम रहता है वो अच्छा प्रोफाइल के लिए 2 दिन भी जा सकता है, 3 दिन भी जा सकता है, या तो 10 दिन, 15 दिन, किसी का 1 महीना भी जा सकता है। ठीक है, यह आपका प्रोफाइल का ऊपर डिपेंड करेगा। आपका डॉक्यूमेंटेशन जितना ज्यादा क्लियर रहेगा उतना जल्दी होगा। जिनका प्रोफाइल एकदम मक्खन जैसा रहता है इनके लिए 2-3 दिन में भी सैंक्शन आ जाता है। सैंक्शन आ गया एक बार, फिर आपका क्या करना है, बिल्डर आपको कॉल करेंगे, यानी कि हम आपको कॉल करेंगे आपका डाउन पेमेंट के लिए। तो डाउन पेमेंट आपको एग्रीमेंट वैल्यू जो आप रखते हो, अगर आप 20 लाख का एग्रीमेंट वैल्यू रख रहे हो तो उसका 10% मिनिमम आपको देना है, यानी कि 2 लाख रुपया डाउन पेमेंट देना है। बैंक भी ये चाहती है कि आपको, आपके पास आपका ओसीआर अमाउंट कम से कम 10% हो। अगर आप फ्लैट ले रहे हो, प्रॉपर्टी ले रहे हो 20 लाख का, तो 2 लाख रुपया आपका पॉकेट में अगर नहीं रहेगा तो फिर आप प्रॉपर्टी लेके क्या करेंगे, या तो आप ईएमआई कैसा पे करेंगे। इसके लिए बैंक चाहती है कि आपका एग्रीमेंट वैल्यू का कम से कम 10% आप खुद कंट्रीब्यूट करो, खुद का पॉकेट से दो बिल्डर को, और बाकी जो है वो बैंक आपको देगी। ठीक है, तो ये भी क्लियर कर दिया मैंने। एग्रीमेंट वैल्यू का 10% आपको देना है। तब बिल्डर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बुलाएंगे। आपका सैंक्शन आ गया, आपका 2 लाख रुपया का जो डाउन पेमेंट है वो दे दिया, तो आप आएंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और उसका बाद आपका ईएमआई चालू होएगा। अभी हम बात करेंगे, अगर आप 20 लाख का एक लोन ले रहे हो, 20 लाख का होम लोन लिए हो, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 8.5 भी नहीं है, 9% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपका ईएमआई कितना आएगा वो भी बता देता हूं मैं। 20 लाख का लोन लिया आपने, ठीक है, 9% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 20 ईयर्स के लिए लिए। टेन्यूर जो है अपना आपका 20 ईयर्स, तो आपका ईएमआई कुछ 17,000 से 18,000 आएगा। ठीक है, 17 to 18 के आपका ईएमआई आएगा मंथली, अगर 20 साल के लिए लेंगे। अगर आप 10 साल के लिए लेंगे जो ये अमाउंट जो है ये बढ़ जाएगा। अगर आप 30 साल के लिए लेंगे तो और कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका ऊपर डिपेंड है आप कितना साल के लिए लेंगे। मिनिमम आपका एज होना चाहिए 22 ईयर्स लोन करने के लिए। 50 to 60 ईयर्स के बाद में नहीं होता है। ठीक है, 60 ईयर्स अगर आपका एज हो गया तो उसके बाद लोन नहीं होगा। 50 ईयर्स अगर आपका एज है तो 10 साल के लिए होगा। ठीक है, अगर आपका बिजनेस है तो 65 तक हो सकता है। अगर आप जॉब है तो आपको रिटायरमेंट इससे पहले मिल जाएगा। तो जितना तक रिटायरमेंट का टाइम है उतना तक आपको लोन मिलेगा बैंक की तरफ से। किसी का 5 साल, किसी का 10 साल, किसी का 15 साल, उस हिसाब से होता है। तो मैं ये भी आपको बता दिया, 20 साल का 20 लाख का एक फ्लैट आपने लिए। ठीक है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 है, 20 ईयर्स के लिए लिए तो आपका 17-18 हजार ईएमआई आएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ज्यादा हो, 10% हो, तो ये जो अमाउंट है ये 20 के आसपास जाएगा, 20K के आसपास जाएगा, 21 भी हो सकता है। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम होगा, 8.5 हो रहा है, ठीक है, तो आपका ये 17 के जगह 16.5 ऐसा, तो 500,000 रुपए का डिफरेंस होगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करके। ये भी मैं आपको समझा दिया। अब आपका रजिस्ट्रेशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, आपको ये भी पता चल गया कि आपका ईएमआई कितना बैठ रहा है, सब कुछ क्लियर हो गया। अभी हम बात करते हैं उसका बाद का प्रोसेस क्या है। आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर बैंक आपका फेवर में बिल्डर को पेमेंट करेगा जितने का आपने लोन लिए और जितने का आपका जरूरत है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट, अच्छा, ये जो डिसबर्समेंट है ना, बैंक आपका फेवर में बिल्डर को पेमेंट देगा। उससे पहले बिल्डर का जितना भी लीगल टेक्निकल है वो बैंकर आपके फेवर में करेगा। प्रॉपर्टी में जाकर उसका वैल्यूएशन निकालेंगे, उसी प्रॉपर्टी का रेरा सर्टिफिकेट, उसी प्रॉपर्टी का जितना, एक वर्ड में बोलते हैं मास्टर फाइल। मास्टर फाइल का अंदर टीपी, सीसी, अगर ओसी है तो ओसी, अगर ओसी नहीं है तो सीसी। अगर आपका ये सारे जितना भी डॉक्यूमेंट्स है लीगलिटी प्रूफ करने के लिए, एक प्रॉपर्टी को लीगल क्लैरिफाई करने के लिए जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है, सब बैंकर आपके लिए चेक करके। ऐसा नहीं है बैंक सिर्फ आपसे सिक्योर रहना चाहता है, बैंक इसी प्रॉपर्टी के मामले में भी सिक्योर रहना चाहता है। जो प्रॉपर्टी आप एक तरफ से ये क्या कर रहे हो, आप गिरवी रख के प्रॉपर्टी को, क्या बोलते हैं उसको, हम मॉर्गेज करके हम लोन ले रहे हैं। नाम तो होम लोन दिया है, लेकिन आपने पूरा बैंक का जो लोन है वो जब तक ना चुका दिए हो तब तक आपका
जो रजिस्ट्रेशन कॉपी है वो बैंक पे ही रहेगा, तो मॉर्गेज ही एक तरफ है, तो उसके लिए बैंक पूरा देखेगा कि आपका जो प्रॉपर्टी है जो आप ले रहे हो वो कितना लीगल है, कितना वैल्यू है उसका, आप जितना लोन ले रहे हो वाकई उतने का ये प्रॉपर्टी है क्या नहीं, सब कुछ बैंक आपके फेवर में देखेगा, उसमें आप ज्यादा सेफ रहते हो। तो एक वर्ड में मैं आपको यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि अगर आप बैंक लोन की तरफ जा रहे हो तो आप बहुत ज्यादा सेफ हो, क्योंकि बैंक आपके लिए पेमेंट कर रहा है और बैंक आपका लीगल टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ बैंक आपको देख के जा रहा है। अभी हम बताएंगे ZIP प्लान, उसमें आप ऐसा नहीं हो कि उसमें आप सेफ नहीं हो, उसमें भी हम बताने की कोशिश करेंगे। तो आपका डिसबर्समेंट एक बार हो गया, उसका बाद आपका EMI चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है EMI कब चालू होएगा, डिसबर्समेंट के बाद। डिसबर्समेंट यानी कि बैंक बिल्डर को पेमेंट देने के बाद तुरंत नेक्स्ट मंथ से आपका EMI चालू हो जाएगा कंटिन्यू। अगर आपने EMI नहीं दिए किसी महीने में तो आपका सिविल स्कोर डाउन होगा, फिर आप फ्यूचर में कभी लोन नहीं ले सकते हो। यह तो बहुत सारा इश्यूज है, अगर आप लोन नहीं चुकाते हो, आप मंथली पेमेंट नहीं कर रहे हो, आपका घर सीज हो सकता है, आपका घर पे ताला लग सकता है, बहुत कुछ है। अगर बैंक प्रोसेस में आप जा रहे हो तो ये सारे चीज आपका नॉलेज में होना जरूरी है। वीडियो लेंथी हो रहा है मुझे पता है, लेकिन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीज जानना। कोई प्रॉपर्टी सेलर्स या कोई क्या बोलते हैं आप चैनल पार्टनर आपको ये सारे चीज नहीं बताएंगे। हम इसलिए बताते कि आप किधर फंसो ना, आप किधर भी जाके पैसा खर्च मत कीजिए। बहुत सारे लोग फंसते हैं, बहुत सारे लोगों का बहुत नुकसान होता है। इसके लिए आप सिक्योर रहने के लिए हम ये सारे चीज बता रहे हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा ZIP प्लान, मतलब जीरो इंटरेस्ट प्लान। इसमें क्या होता है, इसमें दो चीज है कवर कर सकते हैं हम। एक होता है सेल्फ EMI, जिसको हम बिल्डर EMI बोलते हैं। दूसरा हो गया आपका स्लैब वाइज पेमेंट। ठीक है, तो ये दो चीज हो गया, सेल्फ EMI मतलब बिल्डर EMI, स्लैब वाइज पेमेंट। दो चीज, स्लैब वाइज मतलब हर स्लैब में पेमेंट देना होता है। सेल्फ EMI यानी कि आप जितना बैंक में हर महीना पेमेंट कर रहे हो उतना पेमेंट आप बिल्डर को डायरेक्ट दे सकते हो, और आपको EMI में आपका इधर इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हो। बैंक में अगर आप कर रहे हो तो आपको बैंक में इंटरेस्ट देने की जरूरत है। तो यहाँ पर आपको टाइम 20 ईयर्स या 30 ईयर्स या 40 ईयर्स नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको पूरा बता देता हूँ कितना आपको टाइम मिल रहा है। सबसे पहला कंडीशन है ZIP प्लान का, नंबर 1 कंडीशन है बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में आपको 2 ईयर्स 3 ईयर्स या 4 ईयर्स भी हो सकता है बिल्डिंग रेडी होने के लिए है, काम चल रहा है। तो उसमें आप बिल्डर को पहला देंगे आप डाउन पेमेंट प्लस बुकिंग अमाउंट। बुकिंग अमाउंट आपने दिए, मानो कि आपने बुकिंग अमाउंट 50,000 दे दिए, फिर प्लस होएगा आपका डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट डिपेंड करेगा, अगर आपका 3 साल का प्रॉपर्टी का पोजेशन डेट है तो आपने डाउन पेमेंट कम देंगे तो चलेगा, 4 साल का और कम, 2 साल का होगा तो ज्यादा देना पड़ेगा। मानो कि आपने 20 लाख का प्रॉपर्टी ले रहे हो, कितना 20 लाख का अगर एक फ्लैट ले रहे हो अंडर कंस्ट्रक्शन में, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 2 साल के अंदर आपको कंप्लीट करना है, या तो 3 साल के अंदर कंप्लीट करना है। अगर 4 साल का बिल्डिंग है तो 4 साल में कंप्लीट करना है। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना अमाउंट अगर आप इनिशियली देंगे तो बाकी अमाउंट वो 2 साल में कंप्लीट कर सकते हो, 3 साल में या 4 साल में, या तो 5 साल में कंप्लीट कर सकते हो। बिल्डर तो आपको टाइम दे रहे, जितना बिल्डिंग का काम होगा उतना आपको पेमेंट करना है। तो उसमें हम अभी जो बात कर रहे हैं ये EMI वाला बात कर रहे हैं, जो बिल्डर EMI जो मैंने अभी बताया आपको, बिल्डर EMI। ठीक है, तो इसका ऊपर जो है मैं आपको बता रहा हूँ, आपने अगर 20 लाख का एक प्रॉपर्टी ले रहे हो, अगर बिल्डिंग का काम प्लिंथ लेवल कंप्लीट हो गया तो आपको 30% पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, 20 लाख का 30% जो है वो 6 लाख रुपया है, 6 लाख। तो आपने इनिशियली डाउन पेमेंट, बिल्डिंग काम चालू हो गया है, प्लिंथ हो चुका है या तो एक स्लैब तक हो चुका है, तो आपने 20 लाख से ये 30% पेमेंट कर दिया ऑलरेडी, 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दिए, कुछ बुकिंग अमाउंट भी इनिशियली दे दिए, 50,000 या 1 लाख रुपए दे दिए। तो बाकी जो पेमेंट है अभी हम देखेंगे कि ये जो 2 ईयर्स, अगर हम नॉर्मली 3 ईयर्स का करते हैं, मिडिल वाला करते,
तो आपका जो पेमेंट बचा हुआ है वो कितना बचा है आपका? 6 लाख रुपया आपने क्या कर दिया? डाउन पेमेंट दे दिए। अभी आपका बचा अमाउंट कितना है? 14 लाख है। तो पूरा 14 लाख आप ईएमआई कर सकते हो, या तो हम उसको एक 10 लाख डिवाइड बाई 36 मंथ अगर हम करेंगे तो आपको 27 के करीब आपका ईएमआई आ रहा है। मंथली ईएमआई जो है वो 25 के से 30 आप पकड़िए, 30 के। आपने 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दिए, 50,000 टोकन दे दिए, या ये नहीं भी दिए, चलो ठीक है, 30% पेमेंट किया आपने। फिर आपने 25 के मतलब 25,000 या तो 30,000 करके इंटू अपने 36 मंथ तक किए, यानी कि 3 साल का मैंने पकड़ा आपके लिए, 36 मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक 10 लाख के आसपास अमाउंट बन जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूं। पहले आपने दिए 6 लाख, फिर आपने 3 साल तक 10 लाख रुपए दे दिए, तो कितना हो गया? 16 लाख। अभी बचा कितना? 20 लाख से 16 गया तो 4 बचा है। 4 लाख आपने पोजीशन के टाइम दे दिए। तो ये एक इजी ईएमआई हो गया आपके लिए। आपको सिर्फ 25 से 30,000 तक ईएमआई करना है। 6 लाख रुपया डाउन पेमेंट दी। इसको भी कम ज्यादा कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं। 2 साल के लिए अगर आप ले रहे हो, 2 साल का टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा तो ये बढ़ेगा। 30% अगर करेंगे, वो भी डिपेंड करेगा बिल्डर का ऊपर। किसी को पैसा का जरूरत पड़ेगा तो वो कम अमाउंट में भी मान लेंगे। नॉर्मल जो कह रहा हो, जो प्लिंथ में 30% तक लेते हैं, प्लिंथ हो गया, फर्स्ट स्लैब में और ज्यादा देना पड़ेगा, सेकंड स्लैब में और ज्यादा देने का, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, आपने 6 लाख रुपया दिए, फिर 10 लाख रुपया का ईएमआई किए 25 से 30,000 तक टिल 36 मंथ, और फिर 4 लाख रुपया पोजीशन के टाइम देके आपने 20 लाख कंप्लीट कर दिया। ये आपका 3 साल में एक इजी ईएमआई करके विदाउट इंटरेस्ट पे करके आपने एक प्रॉपर्टी ले लिए। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। 20 लाख तो ऐसे ही बता रहा हूँ, आपने 15 लाख का भी फ्लैट ले सकते हो, 1 आर के ले सकते हो, 12 लाख 11 लाख रुपया का भी कर सकते हो। मैं एज एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ, डरने के नहीं है। ये कम ज्यादा होगा आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू का हिसाब से, आप जितने का प्रॉपर्टी ले रहे हो। ठीक है, अभी हम बात करते हैं स्लैब वाइज पेमेंट। स्लैब वाइज पेमेंट में क्या होता है? आपका एक फ्लैट है, अगेन 20 लाख रुपए का, 20 लाख रुपीस का आपका एक फ्लैट है। आपने उसमें स्लैब वाइज पेमेंट करेंगे। स्लैब वाइज उसका काम जितना हुआ, अगर उसका काम 30% हुआ तो आपने 30% पेमेंट दे दी। पेमेंट एक साथ पहले देना पड़ेगा, 30% पेमेंट। ठीक है, 20 लाख का 30% 6 लाख। अगर उसका 20% हुआ तो कम देंगे। अगर उसका 50% हो गया, कोई भी बिल्डिंग का काम होता है ना, 7 माले का एक बिल्डिंग है, उसका तीसरा चौथा स्लैब तक हो चुका है, तो यानी कि आपका 50% काम हो गया, तो आपको 50% पेमेंट देना पड़ेगा एक साथ। तो 50% पेमेंट कितना होता है? 20 लाख का 50% 10 लाख। अच्छा, अभी करेंगे आप बाकी जो पेमेंट है वो कैसा करेंगे? तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। बाकी पेमेंट के लिए यहाँ पर आपने डाउन पेमेंट दे दिया, यानी कि जब आपने एक प्रॉपर्टी आप देखने के लिए आए हो, उस प्रॉपर्टी का जिसका जितना काम हुआ है, हो सकता है 1 स्लैब हो सकता है 3 स्लैब हो सकता है 4 स्लैब हो, जितना परसेंटेज ऑफ काम हुआ है उतना परसेंटेज आपको इनिशियली देना पड़ेगा। ये दोनों कंडीशन में, स्लैब वाइज में भी और बिल्डर ईएमआई में भी। शुरुआत का जो है ये दे दिए, उसका बाद आपका जो पेमेंट है वो जैसे कि स्लैब वाइज, फर्स्ट स्लैब, सेकेंड स्लैब, थर्ड स्लैब, फोर्थ स्लैब, ऐसा करके ना एक परसेंटेज निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखा जाएगा कि आपने जितना स्लैब हुआ है बिल्डिंग का, उतना स्लैब का परसेंटेज निकल के आपने डाउन पेमेंट दे दिए। डाउन पेमेंट हो सकता है 20% हो, 30% हो, 40% हो, 60% हो, जितना है दे दिया। उसका बाद स्लैब वाइज करेंगे। तो यहाँ पर आपने डाउन पेमेंट, मानो कि फर्स्ट स्लैब हो गया इसका, इस बिल्डिंग का फर्स्ट स्लैब हो गया, तो आपको एक 30 से 40% पेमेंट दे दिया आपने, तो रह गया आपका 60%। तो 60% पेमेंट हम क्या करेंगे, उसमें सेकेंड स्लैब में आपने और 5% करेंगे, थर्ड स्लैब में और 5%, फोर्थ स्लैब में और 5%। यहाँ पर मंथली एक स्लैब नहीं होता है, कभी 2 महीने में एक स्लैब हो सकता है, या तो 3 महीने में एक स्लैब हो सकता है। बिल्डर का ऊपर डिपेंड करेगा वो कितना फास्ट काम कर रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आपको स्लैब वाइज पेमेंट करने की मौका मिलेगा। हर एक स्लैब में आपने 5% या तो 6% या तो 7% पूरा अमाउंट करेंगे। फिर बिल्डिंग का ब्रिक्स वर्क होएगा, ब्रिक्स वर्क, स्लैब के बाद ब्रिक्स वर्क में भी फिर आपने उधर भी 5% या 4% दे दिए।
उसका बाद आपका प्लास्टर है, प्लास्टर वर्क में भी आपने दे दिए 5%। फिर आपका प्लम्बिंग है, उसमें भी 5% दिए आपने। फिर आपका कलर है, उसमें भी 5% दिए। फिर आपका जो भी है उसमें टाइल्स मार्बल वगैरह का अलग अलग स्लैब निकाल के एक शीट आता है, वो निकाल के आप पेमेंट कर सकते हो। मतलब 50 से 70 हजार के आसपास आपका जो स्लैब है वो गिरेगा। तो स्लैब ऐसा नहीं है कि हर महीना आता है, 1 महीना 3 महीने के बीच बीच में स्लैब होएगा। कलर आपको टाइम मिलेगा पेमेंट अरेंज करने के लिए। ये बिजनेसमैन वालों के लिए है, जिनके पास पेमेंट रहता है, जिनका मंथली एक इनकम है, उससे आप दे सकते हो। लोन करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। और फिर एक लास्ट जो बच गया वो है आपका वन शॉट पेमेंट। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोन कर लिए तो आपको तो लीगलिटी का कोई दिक्कत नहीं है, बैंक आपका सब लीगल एंड टेक्निकल सब कुछ देख लेगा, ठीक है। लेकिन आप अगर सेल्फ पेमेंट कर रहे हो तो आपको क्या देखना चाहिए, उसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे अलग से, अच्छा से लिख लिख के देंगे। फिर भी यहाँ पर बता देता हूँ आपको। बिल्डर को आप बोलो मास्टर फाइल देने के लिए। मास्टर फाइल का अंदर आपका सीसी, रेरा, टीपी, फ्लोर प्लानिंग वगैरह सब कुछ A to Z जितना भी डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, 7/12 जमीन का, ठीक है। इसके बाद पार्टनर्स वगैरह, कंपनी नेम, सब कुछ मास्टर फाइल के अंदर रहेगा। ये मास्टर फाइल आप उठाओ, या तो चेक करो, यहाँ पर आके देख लो, या तो कोई एडवोकेट के लेकर आ जाओ, या तो ये फाइल उठा के आपका घर पे लेके जाओ। जाके ये जो डॉक्यूमेंट है ये सब आप किसी एक एडवोकेट को दिखाओ कि ये प्रोजेक्ट है, ये इंक्वायरी करो आप। अगर इसका सब कुछ ठीक है, रेरा सीसी ओसी सब कुछ है, ओसी तो नहीं रहेगा अंडर कंस्ट्रक्शन में, इसके लिए तो सेफ्टी का मामला आ रहा है। तो आप अगर आपका एडवोकेट बताएंगे हाँ ठीक है सब अच्छा है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वैसे भी हम जितना भी प्रोजेक्ट में फ्लैट सेल करते हैं सब लीगल प्रोजेक्ट में ही करते हैं। अगर आपको चेक करना है तो ये सारा चीज आप घर पे जाके चेक कर सकते हो, आपको अच्छा रहेगा सेफ्टी के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नॉलेज मिला हो मेरा तरफ से। अगर मिला होगा तो एक वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी ये सब बारे में पता चले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। बाय बाय, फिर मिलेंगे नई एक वीडियो में।